तो कल कुछ हमने असाइनमेंट किए थे और आज थोड़ा हम बेसिक देखते हैं टैली के बारे में। देखो, टैली का डिज़ाइन डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन के लिए हम बात करें तो टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। एक और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सेट होता है कि टैली करने से गवर्नमेंट जॉब, टैली सर्टिफिकेशन। तो टैली में सर्टिफिकेशन और सेकेंडली आपका जो गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट को कहीं कोई प्रोजेक्ट में टैली का आवश्यकता नहीं लगती। गवर्नमेंट के फाइनलाइजेशन होते हैं लेकिन वो एक कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसी को दे दिए जाते हैं और वो उनका ऑडिट रिपोर्ट बनाती है, तो सीए उसका वर्क करता है। तो बहुत कम मामले ऐसे हैं जब गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टैली का वर्क होता है। अधिकतर जो मामले हैं वो सब प्राइवेट के हैं। जो बिजनेसमैन है, जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, वो इसका बखूबी यूज करती है क्योंकि ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और वर्तमान समय में कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी व्यापार हुआ, तो उसका मूलभूत बेस होता है कि वो अपने व्यापार के अंतर्गत आने वाले या ट्रांजेक्शन होने वाले आय व्यय का पूरा ब्यौरा रखें, उससे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, बैलेंस शीट उसका क्या है, वो सारा रिकॉर्ड रखें। तो उनके लिए टैली का यूज़ किया जाता है। तो टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। इंडस्ट्रियल ईआरपी सॉफ्टवेयर के नाम से है। फाउंडेड कब किया गया? तो 1986 में किया गया। फाउंडर किसके द्वारा किया गया? तो श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका द्वारा किया गया। श्याम सुंदर गोयनका की यदि बात करें तो वो टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे और कहा जाता है कि उनको प्रारंभिक समय अपने व्यापार के जो लेखे जोखे हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उनको रखने में बड़ी समस्या आती थी। तो उन्होंने अपने बेटे भारत गोयनका से कहा कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ, जो एक इंजीनियर थे, उनसे कहा कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें ये रिकॉर्ड हम रख सकें। तो उन्होंने बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया था टैली, जो डॉस बेस्ड था पहला वर्जन। उसमें आज का टैली जैसे इस प्रकार के फीचर नहीं थे। हालांकि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि एक बार में बनकर के वेल डेवलप हो गया हो। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा कोई सा टेक्नोलॉजी नहीं है जो सडनली बनकर के तैयार होगा कि हमने ऐसा बना दिया। इसने इसने धीरे 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 जो कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करते हैं। और यही कारण है कि आज भी हम नहीं कह सकते कि हम परिपक्वता की ओर हैं, कंप्लीट हो गया बस अब नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट है, उसमें हमेशा नया ऑपरेशन और जरूरी भी है कहीं ना कहीं। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने बाकी सॉफ्टवेयर, अधिकतर हम बात करें चाहे विंडोज की बात करें, ऑफिस पैकेज की बात करें, या और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो नामी है, ब्रांड है, वो विदेशों से भारत में आए हो, भारत में इनका विस्तार हो, भारत में इनका यूज किया जाता है। लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ऐसा हमारा एक सॉफ्टवेयर है टैली, जो भारत से होकर के निकल कर और विश्व की ओर अग्रसर हो रहा है। इस समय विश्व में कई देशों में टेली कॉर्पोरेशन का, टैली सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग के मामले में कई मामलों में पाया गया कि टैली वाकई में वैल है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, क्या पड़ेगी, उसको ध्यान में रख करके डिजाइन डेवलप किया गया है। तो ये भारत यानी स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट टेली प्राइम अभी अपडेट वर्जन है। इसके पहले टेली प्राइम ईआरपी चल रहा था। टेली सर्वर, टेली डेवलपर एंड शॉपर और टेली सोल्यूशन डॉट कॉम पर ये सब मिलता है। इसकी वेबसाइट है टेली सोल्यूशन डॉट कॉम। यहाँ पर जाकर के आप इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं। साथ ही साथ एजुकेशनल वर्जन आप फ्री में चला भी सकते हैं, पर एजुकेशनल में डेट चेंज नहीं होती है। एजुकेशन में जो कमी है हम जो काम करेंगे, सीखेंगे, वो एजुकेशनल पर ही सीखेंगे। तो हमें 3 डेट टैली देता है। टैली ये देता है कि जो स्टूडेंट, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी तो कहीं ना कहीं काम करेंगे, तो हमें टैली ये सर्विस देता है कि आप इसको सीख लीजिए वेल कंप्लीट तरीके से, लेकिन उसमें डेट चेंज नहीं होगी। और जो होगी वो है 1, 2 और 31। ये 3 डेट होती है जिसके बेहद पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें कर पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 डेट पर आप काम कर पाएंगे, 1, 2 और 31। इसके अलावा बाकी की डेट हम नहीं करें, क्योंकि यदि डेट चेंज हमारी हो जाएगी तो हम किसी भी बिजनेसमैन का वर्क करके ही दे देंगे। तो टैली ने ये रखा कि बाकी सारी चीज आपको दी है सर्विस में, पर बस डेट नहीं दिया, क्योंकि एक बिजनेस में, एक व्यापार में जो बिलिंग होगी वह डेट होगी। किसी को आप बिल बना के देंगे तो आप एक तारीख का नहीं बना के दे देंगे उसको। आज की डेट में उसने खरीदा है आपसे माल,
तो वो आज की डेट करेगा, है ना। और जीएसटी में भी यही होता है, क्योंकि जब जीएसटी फिल करते हैं आप तो हर मंथली या क्वार्टरली आप जो फिल करते हैं उसके आधार पर डेट टू डेट अपने काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं रहेगी। कंपनी का नाम है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी। ये एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। क्वार्टर इन बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। और द कंपनी रिपोर्ट दैट इट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय मोर देन 1.8 मिलियन कस्टमर्स। इतने कस्टमर इसके हो चुके हैं। ये वो कस्टमर है जो लाइसेंस यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन तो काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी है जो कहीं ना कहीं क्रैक बैक मार्केट में चलता है, हालांकि प्राइम अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर चोरी किए गए, चोरी के सॉफ्टवेयर नहीं चलाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो समस्याएं क्रिएट करते हैं। और कल से कोई टेली कॉर्पोरेशन की टीम आती है तो बखूबी वो चालान बनाती है। तो ये वो रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बाकी की बात करें तो शायद इससे भी ज़्यादा होगा, और यही कारण है कहीं ना कहीं कि टेली का अपना बोलबाला है, यानी मार्केट में यदि अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाएं तो एक नाम चलता है टेली, जबकि इसके अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत सारे कंपनियां अपने खुद के सॉफ्टवेयर भी डिजाइन डेवलप करवा लेती, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स में कमी पाई जाती है। टेली सब तरफ से दक्ष है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने अलग अलग व्यापार के हिसाब से इसको चलाया, तो उसी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया, उसके बेसिस पर इसको डेवलप किया गया। और आसान भी है, डिजाइन होना, वेल होना अपनी जगह है, इजी होना वो भी तो चाहिए। अच्छा है, आसान सरल है, और प्राइस भी कम ही है। एक वेल सॉफ्टवेयर आप डिजाइन डेवलप कराओगे तकरीबन 40-50 हज़ार पे मामला पहुंच जाएगा। वहीं पर आपका टेली में 20 हज़ार के अंदर काम हो जाता है। मल्टीलिस्ट आप यदि इसका गोल्ड वर्जन लेते हैं तो फिर वो 50 से ऊपर थोड़ा बहुत जाता है, बाकी आपका काम आसानी से इतने में हो जाता है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पहले पेंट्रोनिक नाम दिया गया है, इसका नाम पेंट्रोनिक था, नाम से जाना जाता था। टेली का विकास 1986 में श्री श्याम सुंदर गोयंका और उनके पुत्र भारत गोयंका के द्वारा मिलकर किया गया। ऐसे तो डिजाइन डेवलप की बात करें तो भारत गोयंका ने किया, लेकिन श्याम सुंदर गोयंका क्योंकि ये व्यापार बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज रखते थे, तो ये उन टर्म कंडीशन को देखते थे और श्याम सुंदर को बताते थे कि हाँ इसमें ये कमी, इसका ऐसा और कर दो, शायद हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि श्याम सुंदर जी कंप्यूटर के तो इतने अच्छे जानकार नहीं थे, लेकिन बिजनेस के वो अच्छे जानकार थे, ऐसा कहा जाता है। दे भी रखा है। तब श्याम सुंदर गोयंका एक कंपनी का संचालन करते थे, जिसके अंतर्गत वे दूसरे प्लांट और टेक्सटाइल मिलों को कच्चा माल और पार्ट्स की सप्लाई करते थे। उनके पास अपने व्यापार का लेखा जोखा कंप्यूटर में रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें वे अपने कंपनी का लेखा जोखा रख सके। तब उन्होंने अपने बेटे भारत गोयंका से कहा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें हम अपने कारोबार का लेखा जोखा कंप्यूटर में आसानी से रख सकें। इसके बाद भारत गोयंका ने सबसे पहले अकाउंट के लिए सॉफ्टवेयर MS DOS बनाया। MS DOS पर चलने वाला, MS DOS नहीं, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, MS DOS पर चलता था। ये हैं श्याम सुंदर गोयंका। इन दोनों में कौन श्याम सुंदर गोयंका है और कौन भारत गोयंका है? ये भारत गोयंका और एक श्याम सुंदर है ना जी ना, ये भारत गोयंका है, श्याम सुंदर गोयंका है ही नहीं इसमें, है ना। आपको उम्र के हिसाब से लगा कि ये श्याम सुंदर जी होंगे, श्याम सुंदर के पिता ही थे, इन्होंने डिजाइन डेवलप किया। ये भारत गोयंका है, ये उनके बेटे हैं। हाँ, जनरेशन थर्ड जनरेशन की बात आती है ना, तो डिजाइन डेवलपर ये है टेली के। नहीं, फर्स्टली इस फोटो को देखकर ऐसे ही लगता है कि नई उम्र का इसने किया होगा, असल में ये अभी अभी आया। इनको इसमें प्राइम के बेस में इनका योगदान रहा है, प्राइम के लिए ये इन्होंने काफी मेहनत की, ऐसा कहा जाता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन वो उम्र के हिसाब से फर्स्टली इसलिए हमने अपने प्रेजेंटेशन में रखा और आपसे पूछा कि इसमें कौन भारत गोयंका है और कौन श्याम सुंदर गोयंका है। श्याम सुंदर गोयंका इसमें है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रो, और शायद आगे भी है। तो जो इन्होंने पहले सॉफ्टवेयर बनाया था, कहा गया कि उसमें बेसिक फीचर थे, उसके माध्यम से अकाउंट को मैनेज किया जा सके, और उस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने पेंटोनिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा था।
इसके बाद इन्होंने 88 में इसका नाम बदलकर टेली कर रख दिया। 99 में इन्होंने इन्होंने कंपनी का नाम बदल, पेंट्रिक सॉल्यूशन ही था, बाद में उस कंपनी का नाम भी टेली सॉल्यूशन ही रख दिया, क्योंकि टेली का एक बोलबाला अपने आप में, पेंट्रिक का इतना अच्छा बोलबाला नहीं हुआ जितना टेली हुआ। कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि कोई भी सामान लेते हैं, बोले एक बार टेली कर लो, तो वहीं से कैलकुलेशन है ये शब्द उसमें रहा। और धीरे 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 फिर बाद में आज की स्थिति में तो टैली कर लो मतलब कि वही रूटीन हो गया। हम कहते हैं ना कि एक काम मिला लो, लेकिन हम बोलते हैं उसको कई मामलों में मिलान कर लो, हिंदी में ना बोलते हम बोलते टैली कर लो। आप शायद नहीं बोलते हैं, लेकिन आप शायद व्यापार से इतने जुड़े भी नहीं होंगे, लेकिन जब लेन देन की बात आती है, अरे एक बार टैली कर लो, चेक कर लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं मामला। तो काफ़ी वर्चस्व में ये शब्द आया और उन्होंने फिर उसका नाम ही टेली सॉल्यूशन रख दिया। उसके बाद 2001 में टेली सॉल्यूशन है टेली 6.3। एक और चीज़ आई, हालांकि इसका कोई कंसेप्ट नहीं निकला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पर्सनल राय इसके बारे में बताऊँ। बाकी मैंने जो सर्च किया, हो सकता है कि कहीं कोई इसका रीजन लॉजिक हो, क्योंकि बात यूट्यूब क्लासेस में है तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती कि अरे आपको नॉलेज नहीं, बिल्कुल हो नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने जो जितना सर्च किया कि इन्होंने क्या लॉजिक रहा, जैसे पहला वर्जन इसका आया था तो 4.5 था, यानी 549। बाद में आया तो 5.4 वर्जन इसका है, तब भी 549, 6.3, ठीक है। 7.2 आया तो भी 9, फिर 8.1 आया। हो सकता है कि श्याम सुंदर जी 9 का कोई लॉजिक लेकर के चलते हो, तो वो जब तक रहे तब तक ये 9 का मामला रहा, ऐसा कहा जाता है। श्याम सुंदर जी और भारत जी, श्याम सुंदर जी नहीं रहे, उनके बेटे भारत जी है। तो इसके बाद अब ये फिर ईआरपी शब्द में आया और फिर अब प्राइम में आ गया। यहाँ पे जाकर के 9 का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं रहा, बाकी अभी तक के वर्जन में कहीं ना कहीं ये चीजें आई। तो यहाँ पर भी दे रखा है 2001 में टेली सॉल्यूशन है टेली 6.3 नाम नया वर्जन लॉन्च किया। ये वर्जन कुछ एडवांस था और इसका प्रयोग अकाउंट के साथ साथ एजुकेशनल के भी किया जा सकता था। पहले अकाउंटिंग मामले में था, पढ़ाई के हिसाब से नहीं था, लेकिन बाद में सीखने की आवश्यकता भी महसूस हुई और इस वर्जन में लाइसेंस की सुविधा भी मौजूद थी। वर्ष 2005 में टेली के एक नए वर्जन टेली 7.2 को बाजार में उतारा गया, जिसमें वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स। उस समय वेट चला करता था बखूबी, आज भी वेट कुछ मामलों में चला करता है, जैसे पेट्रोल डीजल में भी वेट है, जीएसटी वहां पर नहीं है, पर बाकी मामलों में जीएसटी आ गया है, वेट को खत्म कर दिया। और ये भारत के यूजर्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन इसमें आ गया, वो कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट इसमें बना हुआ था। इसके बाद टेली सॉल्यूशन ने वर्ष 2006 में टेली के 2 नए वर्जन 8.1 और टेली 9 लॉन्च किया। ये दोनों वर्जन मल्टी लैंग्वेज वर्जन थे, यानी इन्हें अन्य भाषाओं में प्रयोग किया जा सकता था। इसके पहले टेली में इंग्लिश, शायद 7.2 में ऐसा कंसेप्ट था, हिंदी भी था, इंग्लिश भी था और एक इंग्लिश था, मतलब इंग्लिश का ही कन्वर्सेशन, इंग्लिश उसमें लिखा होता था, वो भी चला करता था। टेली प्राइम में वो खत्म कर दिया गया, अब इंग्लिश में ही चलता है, इंग्लिश की जरूरत नहीं। हालांकि काम भी अधिकतर ऐसे हैं कि इनको सभी को समझ में आ जाता है, अभी वो कीवर्ड नहीं रहे और वो समस्या भी नहीं रही। पहले कई व्यापारी ऐसे थे जो व्यापार में बहुत एक्सपर्ट थे, लेकिन भाषा में एक्सपर्ट नहीं होते थे, हिंदी को भी वो जानते थे, समझते थे, इंग्लिश उनको नहीं आती थी। ये भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट था, लेकिन वर्तमान समय लगभग सारे व्यापारी इतने शब्द इस प्रकार के वर्डोलॉजी सभी जानते हैं, समझते हैं। इसके बाद टेली का सफर अभी थमा नहीं। टेली सॉल्यूशन ने वर्ष 2009 में टेली ईआरपी को लॉन्च किया, और जो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन था, यानी यहाँ पे एक कंप्लीट कंसेप्ट इसमें जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से संबंधित सारे कंसेप्ट इसके अंतर्गत दिए गए। और ईआरपी का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा, और आज भी भले प्राइम आ गया है, लेकिन लाइसेंस की यदि हम बात करें या यूजर्स की बात करें तो अभी भी 1/3 क्षेत्र में कहीं ना कहीं ईआरपी चल रहा है। अब धीरे धीरे अपडेशन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि प्राइम को चलाने के पीछे एक तो अपडेशन जरूरी, साथ ही साथ हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ेगा। प्राइम को यदि आप इंस्टॉल करें तो 2 GB का रैम मिनिमम चाहिए। अब यदि हमने सिस्टम में 2 GB लगा लिया तो नहीं चलेगा, प्राइम को 2 GB फ्री चाहिए, यानी सिस्टम में आपके 4 GB का रैम इंस्टॉल होना चाहिए। और यदि विंडोज 10 है तो मिनिमम 4 GB तो होना ही चाहिए, क्योंकि विंडोज 10 2 GB से ऊपर की स्पेस तो वो खुद ले लेता है मेमोरी में, बचा ले दे करके। तो इसको टेली को 2 GB फ्री चाहिए, इतना हैवी एप्लीकेशन है। कई मामलों में हार्डवेयर अच्छा नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। इसी के साथ
इसमें 64 बिट प्रोसेसर चाहिए। प्रोसेसर का तो नहीं कहते हैं वो, आपका विंडो का कहता है कि विंडो 64 बिट होना चाहिए। लेकिन विंडो 64 बिट तभी चलेगा जब आपका प्रोसेसर 64 बिट होगा, हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं उसमें। तो वो इसमें चाहिए। तो ये इनका कंसेप्ट है। साथ ही साथ यदि SSD है तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। रेजोल्यूशन भी वेल होना चाहिए, ग्राफिक्स होना चाहिए ताकि को परफॉर्मेंस अच्छी मिले। टेली ARPANET में एक कंसेप्ट था कि उसमें मेन्यू सिस्टम नहीं था, माउस इवेंट बहुत कम होता था। प्राइम के अंतर्गत माउस पर पर्टिकुलरली फोकस किया गया है कि वो यूजर जो कीबोर्ड में जिनकी स्पीड कम है वो बखूबी माउस का यूज कर सके, और मेन्यू सिस्टम स्लाइड साथ ही साथ में गो बटन बना दिया गया। तो कई मामलों में प्राइम को वेल किया गया, और कई प्रकार के सॉल्यूशन, खासतौर पर GSTR 1 2 3 भी रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। बस हमें एरर्स को देखना होता है। यदि हम सारे एरर्स ठीक ठाक करते हुए चलते हैं, यानी एरर हमारे इसमें हमारी अकाउंटिंग में हमारे काम करने के दौरान नहीं आता है, तो आपकी तीनों रिपोर्ट है यहाँ पर GST की वेल प्रिंट हो जाएगी डायरेक्टली, और उसी के द्वारा उसी को जोड़ दिया गया, GST पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है, ताकि आप टेली का जो GST रिपोर्ट है, वो GST फिलिंग वो डायरेक्टली टेली से ही कर सके। तो टेली प्राइम को जो लॉन्च किया गया वर्ष 2017 में, टेली सोल्यूशन का नया GST कंपाइलेशन लॉन्च किया गया जो ERP ही था, लेकिन उसके बाद में प्राइम को रिलीज किया गया 9 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इस नए से आता गया, और आगे भी हम नहीं कह सकते हैं, और यही कारण है कि हमें अपडेट होना पड़ेगा। जहां आप अपडेट नहीं होगा वहीं पर समस्या आ जाएगी। कई स्टूडेंट ने पहले कंप्यूटर किया, लेकिन आज की स्थिति में वो काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कारण वो अपडेट नहीं रहे। कंप्यूटर कोर्स कर लेने मात्र से हल नहीं होने वाला। मैं ये कहूँ कि यदि मैं 2 साल तक नहीं पढ़ाऊंगा, ये मान के चलिएगा कि मैं 40% का ही बचूंगा या 30% बचूंगा, 70% में खत्म हो जाऊंगा, अपने आप में खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और नए अपडेट को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम उसके साथ में नहीं बन पाएंगे। आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, तो उसके बेसिस पर देखें हम तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस हो गए, और जो अपडेट नहीं हो पाया कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है। एक समय में हम विंडोज 7 पे काम किया करते हैं, एक समय में तो विंडो XP पे काम किया कर सकते, फिर 7, 8 और 10 और अब 11 आ गया। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन ये सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस तभी देंगे जब इनके हार्डवेयर अच्छे होंगे। यदि आप पुराने P4 पर तो विंडोज 10 चलेगा नहीं, लेकिन ड्यूल कोर या कोर i प्रोसेसर पर आप चलाएंगे, i3 इवन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पे चलाएंगे तो वहां पर विंडोज 10 चलने में सक्षम नहीं, क्योंकि अभी का ग्राफिक्स बहुत हैवी। हाँ, नए लेटेस्ट आप जनरेशन के यदि हार्डवेयर लेंगे और उस पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो बखूबी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और उससे ज़्यादा स्मूथ चलेगा आपके पुराने विंडो से। पर हार्डवेयर भी नए हमें चाहिए कहीं ना कहीं। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है शीला गोयनका, चेयरपर्सन है इसमें, वॉइस चेयरपर्सन हैं भारत गोयनका जी, जिन्होंने डिजाइन डेवलप किया। तेजस गोयनका है मैनेजिंग डायरेक्टर है। नूपुर, पूरी फैमिली गोयनका परिवार एंड सन्स इनमें लगे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सही भी है परिवार की भूमिका, अदर लोगों की भूमिका भी है। ऐसा नहीं कि टेली ने अलग लोगों को, ऐसे तो यदि टेली कॉर्पोरेशन की बात करें तो टेली ने नए रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं, काम करने के तरीके को बढ़ा दिया, बिजनेस की सारी समस्याओं का, अधिकतर समस्याओं को पूरा 100% कह सके तो 100% कोई भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी बिजनेस में आने वाली उन समस्याओं को कई मामलों तक हल किया है टेली ने। तो रोजगार भी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक नया कंसेप्ट भी दिया है। तो कुछ लोगों के मैंने फोटो इसमें अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किए ताकि इनसे इंट्रो करवाया जाए। टेली वर्जन की बात करें तो जिसका हमने थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था, टेली 4.5 वर्जन था प्रारंभिक रिलीज वर्जन। 2 साल सॉफ्टवेयर 1990 में प्रारंभ किया। यह बुनियादी वित्तीय लेखांकन उपकरण था। उन दिनों पर्सनल कंप्यूटर भारत में लोकप्रिय अर्जित कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। पेंट्रिक टेली को विकसित करने की कंपनी इसने स्लो अवसर का लाभ उठाया, बाजार में अपना 4 वर्जन प्रस्तुत किया। मोटी मोटी जिल्द की गई बहियों की भारी कम मात्रा को हिसाब किताब में हेतु प्रस्तुत करने लेखा परीक्षण, पहले वो अभी भी चलती है लेकिन बहुत कम हो गया। लेखा बही आती है, लंबा चौड़ा लाल किताब, उसमें लिखा होता है। अभी भी लिखते हैं, हमारे साथी हैं बता रहे थे, धर्मेंद्र सर, वो बता रहे थे कि सर अभी भी हम इस पे काम करते हैं। तो
चलता है कुछ मामलों में, लेकिन बहुत कम। उसमें उलझने बहुत होती है, बारीकियां बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, हिंदी का वर्क होता है, हिंदी भाषा में लिखा होता है। हिंदी भाषा गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में रूटीन ऐसा बन गया कि हम न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट ये वाला यूज करते हैं, इसलिए हमें हिंदी के 1 2 3 4 लिखने में बड़ी समस्या होती है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें हिंदी में ही लिखो, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जो बही खाता लिखते हैं मुनिम, वो मुनिमगिरी ही अब टेलीगिरी है। तो वो कंसेप्ट था, पर उसमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हर एक चीज़ को मिलाना। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है, कितना ही एक्सपर्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर ही देता है। 1 आध रुपए की तो कर ही देगा वो, लेकिन टैली पैसे तक का हिसाब दे देती है आपको। ये यहाँ पर है ना। तो इन वर्जन का हमने अभी जिक्र किया। इसमें जो भाषाएं इसमें रखी गई, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, अन्य बहुत सी भाषाओं में इसको इंक्लूड किया गया। इसके बाद ये वर्जन का जिक्र है, कब कब आया। 4.5 90 में आया, 5.4 96 में आया, 6.3 2001 में आया, 7.2 2005 में आया, 8.1 बनाया गया। इसका पीओएस जोड़ा गया था इसमें, लेकिन इसका सेशन नहीं दे रखा है। 96 में आया, तो इसी बीच में ड्यूरेशन में आया है, तो ये दोनों एक ही वर्ष में ये जारी किए गए थे। ईआरपी 2009 में लॉन्च किया, और तब से उसके अपडेट चल रहे थे ईआरपी के, यानी 2009 से नया वर्जन लॉन्च नहीं किया था। फिर जाकर के 2020 में प्राइम लॉन्च इन्होंने किया। हालांकि उसके अपडेट वर्जन आते रहे, अभी भी जैसे प्राइम के 2 3 वर्जन अपडेट हो चुके हैं प्राइम में भी, क्योंकि जो कमियां रहती है उनको फिर वो नई फाइल में लेकर के अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का इंट्रो। आज का एक सेशन और आपका प्रैक्टिस का है, पर हम एक बेसिक चीज इसमें देख लेते हैं आज, कंपनी क्रिएट करना। टैली में हम कंपनी कैसे बनाएं। तो टैली को ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ तो टैली का आइकॉन आपको डेस्कटॉप में मिल जाएगा। यदि यहाँ नहीं हो तो स्टार्ट को क्लिक करना और यहाँ पर टैली को सिलेक्ट करना है, टैली टाइप करना, तो ये टैली ओपन होगा। थोड़ा सा टाइमिंग लेगा न। अभी जो लोगो इसका डिजाइन किया गया वो एक बुक की तरह खुलता है, खाता बही की तरह खुलता है, और उसमें टी को भी इंक्लूड उन्होंने किया है। इस प्रकार से उसका लोगो डिजाइन किया गया। जब आप टैली को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ईआरपी में एजुकेशन लास्ट में था, लेकिन इसमें एजुकेशन को फर्स्ट में रखा गया, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम फर्स्ट इसको सिलेक्ट करें। स्टूडेंट भी बार बार गोल्ड सिल्वर सारे ऑप्शन पे जाते थे, और फिर उसमें से कोई सा भी, कभी कोई सिल्वर सेलेक्ट कर लेता था, कभी कोई गोल्ड सेलेक्ट कर लेता था, और वो समस्या भी कहीं ना कहीं सर्वर बेसिस पे आती ही आती थी। इसमें ये अच्छा कर दिया गया कि एजुकेशन पहले ही दे दिया गया है। फिर यूजिंग लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ऑनलाइन आप लाइसेंस लेकर के चला सकते हो। थोड़ा कुछ मामलों में ठीक भी है कि ऑनलाइन आप कहीं से भी काम कर सकते हो। फिर रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, यदि ईआरपी का लाइसेंस है उसी को रीएक्टिवेट करके आप अपडेशन लेना चाहते हो तो इसको कर सकते हो। एक्टिव न्यू, नया लाइसेंस लेना चाहते हो तो एक्टिव न्यू लाइसेंस को हम क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम तीनों को नहीं आएंगे, हम एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे। आपके इस पे इस प्रकार का, जैसे आप टैली को ओपन करेंगे तो पेज खुलेगा, और ये कहलाता है इसका टैली का होम पेज या मेन पेज। टैली को यदि आप देखेंगे तो इस भाग में कभी काम नहीं होता, क्योंकि बुक हम ऐसे ही खोलते हैं, तो एक बुक की तरह है टी। ये दोनों भाग आपके बही खाते जैसे आपको दिखाई देंगे, पर अब पन्ने तो है नहीं जो आप पकड़ के ऐसे खोल दें, तो आपको इसमें एंटर करना होगा कहीं पर भी जाने के लिए। गेटवे ऑफ टैली, इसको कहेंगे हम गेटवे ऑफ टैली। अब सबसे पहला काम होता है हमारा कंपनी बनाना। तो कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन दिया है। वैसे माउस का ऑप्शन आप ला सकते हैं, एरो दे रखे हैं, माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको। माउस का कम से कम ही यूज करें तो अच्छा रहेगा, आपकी स्पीड अच्छी बनी रहेगी माउस का यूज कम करने से। कीबोर्ड का यूज ज्यादा करें, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट दे रखा है F3, तो कीबोर्ड से आप F3 प्रेस करिए, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, तो आप क्रिएट कंपनी को क्लिक करेंगे। बस आज की कैपेसिटी रही नहीं है गले की, फटाफट करके खत्म करते हैं इसको। यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ है, तो सी ड्राइव में जाना, आप चाहें तो पाथ चेंज भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका पाथ चेंज करना भी देखेंगे। अभी हम सी में, यूजर में, पब्लिक में, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर हमारा डेटा पूरा सेव होगा। यहाँ पर कंपनी यानी एक दुकान भी है, तो भी टैली का कहना है कि वो एक कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, कहीं ना कहीं संस्था, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, अपने आप में कंपनी का दायरा वो रखती है। ठीक है, तो आपको अपनी कंपनी का नाम देना है, जैसे हम शुभम एकेडमी न्यू दे देते हैं, क्योंकि शुभम एकेडमी के नाम का बना होगा। मेलिंग नेम में यदि आपकी कंपनी का नाम शॉर्ट है, जैसे हमारा शुभम एकेडमी है, लेकिन हमारा नाम प्रॉपर
शुभम एकेडमी सुजालपुर के नाम से जाना जाता है, या किसी किसी कंपनी का नाम होता है ना छोटा होता है, जैसे DFL है, DCL है, तो नाम तो छोटा है लेकिन पूरा डिटेल कैसे पहचाना जाता है, फुल फॉर्म में आप मेलिंगडेम में डाल सकते हो, या वही है तो सेम एज इट इज भी आप रख सकते हो। एड्रेस अपनी कंपनी का पूरा आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट, तो सारे स्टेट हैं, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट करें, स्टेट सही सिलेक्ट करना जरूरी है। तो हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी से GST, 3 प्रकार के हमारे GST हैं, CGST, SGST और IGST, तो उसी हिसाब से आपका GST कैलकुलेट होगा। और आपका जो भी स्टेट है, आप जब व्यापार करेंगे समझेंगे, जैसे हमने MP के रहने वाले और UP में माल बेचा है या माल खरीदा है अदर स्टेट से, तो वहाँ पर IGST लागू होता है। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए सही सिलेक्शन करके चलें। पिन नंबर आप डाल दीजिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट है तो वो डाल दीजिए। फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, लेकिन बुक बिगनिंग डेट ये चेंज हो सकती है। तो हमारा ये तो एजुकेशनल वर्जन, हालांकि इसमें 1 अप्रैल की अपेक्षा 1 मई आप कर सकते हैं। बुक बिगनिंग डेट में जिस दिन से लेखा वही स्टार्ट किया, कई मामले होते हैं, कोई कंपनी है तो उसका ये फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग था, क्लोजिंग के समय बहुत ज़्यादा डेटा था, तो वो 31 मार्च को क्लोज करके और अपडेट करके ओपनिंग नहीं कर पाए 1 अप्रैल को, तो उन्होंने 4-5 दिन का समय उनको चाहिए पूरा अपडेट करने के लिए, कितना स्टॉक बचा है, कितना पैसा है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितना है, क्या क्या हमारा मेंटेनेंस है। तो उन्होंने कहा कि हम कंपनी को अब 10 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो लेखा वही की दिनांक क्या होगी, तो वो 10 अप्रैल होगी। जिस दिन से आप बुक में लिखना स्टार्ट करते हो वो आता है बुक बिगनिंग डेट, लेकिन अभी हम सेम ही रखेंगे, एजुकेशनल वर्जन है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल होकर के कंपनी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। टैली की यदि हम बात करें तो टैली में हम ये सारी चीज़ ही पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। क्या क्या होता है टैली के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत बिल वाइज, एक तो मेंटेन अकाउंटिंग होता है, बिल वाइज एंट्री होती है, कॉस्ट सेंटर लागत का निर्धारण होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री की बात करें, ये तो अकाउंटिंग हो गया। इन्वेंट्री की यदि हम बात करें तो मेंटेन इन्वेंट्री करते हैं। इन्वेंट्री मीन्स है आइटम के अकॉर्डिंग यदि आप मेंटेन करते हो, जैसे 10 पीस खरीदे, 8 पीस बेचे, तो पीस के आधार पर, आइटम के आधार पर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो वो कहलाएगा इन्वेंट्री, है ना। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री, इनेबल मल्टीपल प्राइस लिस्ट है, बेच है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, कॉस्ट सेंटर है, जॉब ट्रैकिंग है, डिस्काउंट इसके अंतर्गत, बिल बाय सेपरेट है। इसके अलावा टैक्सेशन में GST है, TDS है, TCS है, वेट है, एक्साइज है और सर्विस टैक्स है, ये टैक्स हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ऑनलाइन सोल्यूशन है, कुछ पैरोल इसके अंतर्गत दिया है, और अदर फंक्शनलिटी इसके अंतर्गत दिया है जो CA वगैरह के लिए खासतौर पर मार्क मॉडिफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन एड्रेस के कॉलम्स इसमें हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम अकाउंटिंग फिर इन्वेंट्री की ओर रुख करेंगे, ठीक है। तो ये विंडो हमें कॉन्फ़िगरेशन विंडो होती है। अभी फिलहाल के लिए जो ऑप्शन यस है उनको यस रह करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक मैंने डायरेक्टली कंट्रोल A कर दिया। और टैक्सेशन वाले मामले पे और जाते हैं तो वो हम अगले सेशन में देखें। आज सिर्फ एक कंपनी बना करके आपको छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में कंपनी प्लस GST सेटिंग वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है।